नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मराठा वंश पढ़ रहे थे तो मराठा वंश का सूबा शासन जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया था उसी को पढ़ेंगे। सूबा शासन मतलब कि अप्रत्यक्ष शासन। जैसे कि यहाँ पर मैं छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बनाया हूँ, उसमें यहाँ पर है नागपुर, महाराष्ट्र एरिया इस आसपास में है, तो इस आसपास में है नागपुर। तो नागपुर से रह के और ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल के रतनपुर में अपना शासन चलाते थे। सूबा को रख के सूबाओं के माध्यम से चलाया जाता था। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सूबा शासन जो था वह एक प्रकार से उपनिवेशवाद टाइप का शासन था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र कोई कमजोर राष्ट्र के ऊपर जाकर शासन करे और उस पर नियंत्रण स्थापित कर ले, उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। और मतलब जैसे ब्रिटिश लोग जो थे वो इंग्लैंड में रहकर और यहाँ पर शासन चलाते थे, उन लोग भी उपनिवेशवाद को अपनाए थे। उसी प्रकार से सेम टू सेम मराठा लोग सूबा के माध्यम से, मतलब इन लोग रहते थे यहाँ मेन लोग और यहाँ पर सूबा रख देते थे, वो सूबा लोग यहाँ पर शासन करते थे और इन लोग को टकोली देने का काम करते थे। तो दोस्तों, इसी चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सूबा जो होता था वह कोई वंशानुगत नहीं होता था। मतलब इन लोग का पोस्ट जो होता था वह वंशानुगत नहीं होता था या फिर स्थायी पोस्ट नहीं होता था। जैसे अगर राजा को मैं बोलूं तो राजा लोग क्या होते थे, स्थायी होते थे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक रिटायर नहीं होंगे, ऐसा। तो इन लोग का स्थायी नहीं था, वंशानुगत नहीं था, एक ठेका टाइप का होता था। क्या होता था, जैसे यहाँ पे सूबेदार नागपुर में नियुक्त किया जाता था यहाँ के लिए। बिलासपुर जिला में छोटा सा बनाया हूँ, तो यहाँ पर रतनपुर है, तो यहाँ के लिए सूबा जो व्यवस्था किया जाता, सूबा जो नियुक्त किया जाता था वह सूबा ठेकेदारी टाइप का होता था। मतलब इस एरिया को ठेका में दे दिया जाता था कि जो सबसे ज़्यादा हम लोग को टैक्स भेजेगा, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा टैक्स नागपुर भेजेगा उसी को यहाँ पर सूबेदारी मिलेगा। मतलब ठेका टाइप का दे दिया जाता था। ठीक है, इन लोग का पोस्ट ठेकादारी टाइप का था, न कि स्थायी न कि वंशानुगत। तो दोस्तों, इन लोग का 8 सूबेदार नियुक्त हुए थे टोटल। इसके बाद ब्रिटिश के हाथ में यहाँ का दक्षिण कौशल का शासन चला गया था, जिसमें से पहला सूबेदार था महिपत राव दिनकर। इसको याद करिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहला सूबेदार छत्तीसगढ़ का कौन था, तो महिपत राव दिनकर। और दूसरा नंबर का था विट्ठल राव दिनकर, और तीसरा नंबर का था भवानी कालू, और चौथा नंबर का था केशव गोविंद, और पांचवा नंबर में थे दोस्तों बीकाजी पिंडरी और दिर्रो कुल्लर। पांचवा नंबर में बीकाजी पिंडरी और दिर्रो कुल्लर, और छठवां नंबर में बीकाजी गोपाल, और सातवां नंबर में थे सरकार हरी और सीताराम टाटिया, और आठवां नंबर में अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिनकर। तो इस प्रकार से 8 सूबेदार हुए थे छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यादव राव दिनकर के बाद ये जो शासन जो होता है सूबा शासन, ब्रिटिशों के हाथों में चला जाता है यहाँ का शासन। तो देखिए, मैं बता दूं, पहला नंबर में बोला कि महिपत राव दिनकर। तो ये महिपत राव दिनकर जो था, इस समय में क्या क्या प्रमुख कार्य हुआ था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिपत राव दिनकर के समय में क्या हुआ था, सबसे पहली बात तो महिपत राव दिनकर जो है पहला सूबेदार थे। महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार थे, रट लीजिएगा, 100 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं कि महिपत राव दिनकर के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर यहां आया था। किसके समय फॉरेस्टर आया था, तो यूरोपीय यात्री था फॉरेस्टर, जो कि महिपत राव दिनकर के समय में यहाँ पर आया था फॉरेस्टर। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि आनंदीबाई जो थी वह इस समय शासिका थी। ठीक है, बिंबाजी भोसले को मैं बताया था पिछले वीडियो में कि बिंबाजी भोसले जो थे उनकी पत्नी आनंदीबाई, बिंबाजी भोसले के मरने के बाद आनंदीबाई शासिका बनती है, तो वो यहाँ पर रहती थी और अपना सत्ता चलाती थी यहाँ पर, मतलब रतनपुर बिलासपुर एरिया में, मतलब दक्षिण कौशल में। तो इनके समय शासिका थी आनंदीबाई।
ठीक है। बस 3 बात महिपत राव दिनकर के बारे में याद करना है। पहला बात कि वो पहला सूबेदार थे, दूसरा बात कि फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री आया था, तीसरा बात कि आनंदीबाई शासिका थी इन्हीं के समय में, और इसके बाद दूसरा नंबर में बोला कि विट्ठल राव दिनकर थे। तो विट्ठल राव दिनकर के बारे में क्या क्या याद करना है सुन लीजिए। दूसरे नंबर का सूबेदार थे, दूसरे नंबर का सूबेदार कौन था? विट्ठल राव दिनकर था, और विट्ठल राव दिनकर ही था जो कि यहाँ पर परगना पद्धति को स्टार्ट किया था। ये परगना पद्धति 1790 से लेकर 1818 तक चला था। ये परगना पद्धति था क्या? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो दक्षिण कौशल जो था वह 36 गढ़ों में विभक्त था, इसलिए इस एरिया को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये 36 गढ़ में बटा हुआ था, मतलब छोटा छोटा पार्ट में 1 गढ़, 2 गढ़, 3 गढ़, ऐसे करके 36 ठो गढ़ में बटा हुआ था। जो कि यहाँ पर शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के ऊपर भाग में 18 ठो गढ़ था और शिवनाथ नदी के निचले भाग में 18 ठो गढ़ था। तो ये 36 गढ़ को उन लोग परगना में बदल दिए थे, ठीक है। परगना कहते थे उस समय। इन लोग जब कलचुरी राजवंश चल रहा था तो छत्तीसगढ़ कहा जाता था, छत्तीसगढ़ में विभक्त था। लेकिन इन लोग आए, मराठा लोग आए, मतलब विट्ठल राव दिनकर जब आया तो ये परगना पद्धति चालू कर दिया और इसको चेंज करके इन लोग कहने लगे परगना, ठीक है। और इस परगने के प्रमुख जो होता था, 1 परगना, 2 परगना, 3 परगना, कई परगना में बटा हुआ था, तो उस परगने के प्रमुख को कमाविसदार कहते थे, समझ गए। उस परगने के प्रमुख को क्या कहा जाता है? कमाविसदार कहा जाता था। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, विट्ठल के समय ब्लंट आया था, विट्ठल के समय ब्लंट आया था, यूरोपीय यात्री था ब्लंट, विट्ठल के समय आया था। 13 मई 1795 को आया था। कब आया था? 13 मई 1795, 13 मई 1795 को ब्लंट आया था विट्ठल के कार्यकाल में, समझ गए। इसके बाद देखिए आता है भवानी कालू। तीसरे नंबर में मैं बोला था भवानी कालू। तो भवानी कालू क्या था? अल्पकालीन शासक था, अल्पकालीन सूबेदार था भवानी कालू। इसके बाद आते हैं केशव गोविंद। चौथे नंबर में है केशव गोविंद। तो केशव गोविंद का कार्यकाल था 1797 से 1808 तक। केशव गोविंद का कार्यकाल था 1797 से 1808 ईस्वी तक, 1808 ईस्वी तक केशव गोविंद थे। इनके समय कोलब्रुक आया था, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक। केशव गोविंद के समय कोलब्रुक, एक कोड मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे मैं बोला केशव गोविंद, केशव गोविंद, ठीक है, क से चालू हो रहा है, तो कौन आया था? कोलब्रुक आया था, कोलब्रुक आया था, ठीक है। इससे पहले मैं क्या बोला? विट्ठल, विट्ठल के समय कौन आया था? ब्लंट आया था, ब्लंट, ठीक है। तो यहाँ पर क से कोलब्रुक और ब से विट्ठल, एक ही टाइप से है, तो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं ये सर्वाधिक समय तक थे। 5वां नंबर के आते हैं बीकाजी पिंडरी और दिल्लो कुल्लर। 2 ठो थे, बीकाजी पिंडरी और दिल्लो कुल्लर, जो दोनों अल्पकाल के लिए थे, दोनों अल्पकालीन थे, बीकाजी पिंडरी और दिल्लो कुल्लर। और 6वां नंबर अब हम लोग आते हैं, तो 6वां नंबर में थे बीकाजी गोपाल, ठीक है। तो बीकाजी गोपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। बीकाजी गोपाल जो थे उन्हीं के समय पिंडारियों का उपद्रव होता था, इन्हीं के समय पिंडारियों का उपद्रव किसके समय होता था? तो बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का उपद्रव होता था। और गोपाल के समय ही बैंको जी और रघु जी द्वितीय का मृत्यु हो गया था। बैंको जी और रघु जी द्वितीय का मृत्यु किसके समय में हुआ था? बीकाजी गोपाल के समय, ठीक है। तो इन लोग का बैंको जी और रघु जी द्वितीय के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का वायसराय घोषित कर दिया अप्पा जी को, छत्तीसगढ़ का वायसराय घोषित कर दिया गया था अप्पा जी को, ठीक है। अब 7वें नंबर में आते हैं सरकार हरि और सीताराम टाटिया।
सरदार ही और सीताराम टाटिया जो थे वो भी अल्पकालीन ही थे। 8वें नंबर में आते हैं यादव राव दिनकर। तो यादव राव दिनकर के बारे में याद करना है कि यादव राव दिनकर जो थे वह अंतिम सूबेदार थे। यादव राव दिनकर जो थे वो अंतिम सूबेदार थे। इसके बाद जून 1818 में यहाँ का शासन ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है। कब? जून 1818 जून में ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है। यादव राव दिनकर जो है सूबेदारी प्रथा छोड़ देते हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। हम लोग बहुत लोग क्या है अल्पकालीन थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं आप लोग को बताता हूं। महिपत राव दिनकर को याद कर लीजिएगा। महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार थे और यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के समय में ही आया था। फॉरेस्टर कब आया था छत्तीसगढ़? तो महिपत राव दिनकर के समय में आया था। और आनंदीबाई शासिका थी महिपत राव दिनकर के समय में ही। और इसके बाद मैं बता दूं विट्ठल राव दिनकर जो दूसरे नंबर में थे, उनको याद कर लीजिएगा कि ये दूसरे नंबर में थे। और इन्होंने परगना पद्धति का जन्मदाता है। 1790 से 1818 तक चला था परगना पद्धति के प्रमुख को, परगने के प्रमुख को कमाविसदार कहा जाता था। ठीक है। और ब्लंट इन्हीं के समय, विट्ठल के समय ब्लंट आए थे 13 मई 1795 को। भवानी कालू को याद नहीं करना है क्योंकि अल्पकालीन थे। केशव गोविंद को याद करना है। केशव गोविंद के बारे में क्या क्या कि कोलब्रुक यूरोपीय यात्री आया था केशव गोविंद के समय में। सर्वाधिक समय तक सूबेदार कौन था? तो केशव गोविंद था। इसके बाद हम लोग का बीकाजी पिंडरी वाले को याद नहीं करना है, 5वें वाले को। बीकाजी गोपाल जो था उसके बारे में याद करना है कि पिंडारियों का उपद्रव हुआ था बीकाजी गोपाल के समय में ही। और बैंको जी भोसले और रघु जी द्वितीय का मृत्यु हो गया था। इस कारण से अप्पा जी को यहाँ का वायसराय घोषित कर दिया गया था। और सरकार हरि जो थे और सीताराम टाटिया ये भी अल्पकालीन ही थे। इसके बाद आता है यादव राव दिनकर। तो यादव राव दिनकर अंतिम सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।